नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मर्चेंडाइज के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें देखें और चूज़ करें। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी विचित्र घटना हुई, बड़ी ही विचित्र घटना। जी हाँ, यद्यपि पहले भी ऐसा होता रहा है जहाँ पर दो जजेस जो है वो आपस में जब सहमत नहीं होते हैं तो वो अलग अलग निर्णय देते हैं, लेकिन जिस तरह के एक पब्लिक में जिस तरह का डिस्प्ले हुआ वो वास्तव में विचित्र था। यदि आप याद करें तो पहले भी कुछ इस प्रकार के केसेस हुए हैं। एक आपको ध्यान है कि वो एक जो गे मैरिज वाला जो एक मामला था, जो गे मैरिज वाला मामला आपको ध्यान होगा। दूसरा एक मैटर इसका भी था आपके जो कर्नाटका में हिजाब वाला मामला था, उसमें भी दो अलग अलग निर्णय आए थे, लेकिन वो निर्णय इस तरह से नहीं आए थे। पूरा मैटर सुन लिया गया था, उसको रिज़र्व किया गया था और रिज़र्व करने के बाद फिर जब निर्णय सुनाए गए तो दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने अपने अलग अलग निर्णय सुना दिए। बस इतना सा हुआ था और वो अब मैटर लार्जर बेंच के पास पेंडिंग है। मैटर क्या था? आज ताहिर हुसैन की इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगी थी। वो ताहिर हुसैन की इंटरिम बेल की एप्लीकेशन पहले नीचे से खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आती है और सुप्रीम कोर्ट में उनको दो जजेस की बेंच सुनती है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसान अमानुल्लाह। जस्टिस पंकज मित्तल इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। एहसान अमानुल्लाह वो कहीं के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, वो पटना हाई कोर्ट में थे। पटना हाई कोर्ट से शिकायतों पर उनका एक बार तबादला भी हुआ था। तबादला होने के बाद वो वापस पटना हाई कोर्ट आए थे। वहाँ पर वो सामान्य जज थे, लेकिन सामान्य जज से उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले आया गया कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम कुछ भी कर सकता है और यद्यपि यह सरकार जो है वो पुशबैक करती रही है और इस प्रकार के अगर मान लीजिए बिल्कुल कुछ उनको लगता है कि साहब हमें नहीं बनाना है तो वो कॉलेजियम की सलाह को इग्नोर करके और उसको पटक के रख देते, नहीं करते। तो आपका बी.एन. कृपाल का जो मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बी.एन. कृपाल को नहीं बनाया तो नहीं बनाया, 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें कर दी। तो इतना तो इस सरकार ने थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, दिखाई है। लेकिन अब ये एहसान अमानुल्लाह साहब और पंकज मित्तल साहब, इनकी जो बेंच थी उसने आर्ग्यूमेंट सुने आज। एएसजी एसवी राजू सरकार की तरफ से थे और एक अग्रवाल साहब जो थे वो ताहिर हुसैन की तरफ से थे। लेकिन ओपन कोर्ट में जिस प्रकार से सवाल जवाब हो रहे थे वो बड़े ही विचित्र प्रकार की स्थिति बना दी उसने, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा था कि एहसान अमानुल्लाह साहब जो हैं वो उसको इंटरिम बेल देने पर उतारू हैं, जबकि पंकज मित्तल साहब जो थे वो एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी बातों से सहमत होते हुए दिखाई दिए। जो आर्ग्यूमेंट पेश किए गए वो ये थे कि साहब कि देखिए, ताहिर हुसैन ने नॉमिनेशन फाइल किया था। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उसको कस्टडी पैरोल दी थी हाई कोर्ट ने, और वो कस्टडी पैरोल में गया था और उसने नॉमिनेशन फाइल किया था। तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब उसको जो है चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने के लिए उसको कैनवेसिंग करने की आवश्यकता है, उसको प्रचार करना है, तो उसको प्रचार करने के लिए अंतरिम बेल दी जाए। एसवी राजू साहब का कहना था कि साहब इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इलेक्शन लड़ना जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और चूंकि इलेक्शन लॉ में ये प्रावधान है कि जो जेल में है वो जाकर चुनाव लड़ सकता है, इसीलिए उसको कस्टडी पैरोल दी गई थी। लेकिन इलेक्शन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेल में रहते हुए उसको बाहर जाके
और चुनाव प्रचार करने की भी अनुमति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नॉमिनेशन भी उसके बिहाफ पे दूसरा कोई फाइल कर सकता है, ये प्रावधान है। तो नॉमिनेशन करने के लिए भी जो कस्टडी पैरोल दी गई थी उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि नॉमिनेशन करने का अधिकार लॉ में दिया हुआ है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो उसके लिए कस्टडी पैरोल दे दी गई थी। वो कस्टडी में गया था और कस्टडी में जाके नॉमिनेशन फाइल करके वापस आ गया था। अगर उसको प्रचार करना है तो वो कस्टडी में कैसे जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इसका कोई कानून में प्रावधान नहीं है। तीसरी बात कि साहब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1952 के सेक्शन 62 में ये प्रावधान है कि यदि आप जेल में हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। ये स्पष्ट दिखाता है कि भाई आप वोट नहीं दे सकते, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी वैसे मेरे विचार यदि आप सुने तो ये भी एक बड़ी एनॉमली है, बड़ी विचित्र स्थिति है कि भाई आप वोट तो नहीं दे सकते लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, वोट नहीं देना जो है वो चुनाव नहीं लड़ने से मुझे लगता है बुरी स्थिति है। आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन वोट की यदि आपको अधिकार है तो देना चाहिए, कम से कम आपको पोस्टल वोट अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन चुनाव आप लड़ सकते हैं जेल से। चुनाव आप लड़ सकते हैं जेल से, संभवतः इसलिए प्रावधान कर दिया होगा कि भाई अंडर ट्रायल जो है, जो कन्विक्ट हो गया उसका तो आपको पता है 6 साल के लिए चला जाता है, लेकिन जो अंडर ट्रायल है तो ये सोच के संभवतः ये प्रावधान कर दिया गया होगा कि यदि ये प्रावधान नहीं किया गया तो जो सरकारें हैं वो किसी को भी जेल में डाल के उसको चुनाव लड़ने से रोक देंगी। इस तरह का काम हो सकता है। तो अबंडेंट कॉशन के लिए ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई इतने सारे लोग हैं, अगर आप ये कर देंगे और ये जैसे केजरीवाल के मैटर में अलाउ कर दिया उसको इंटरिम बेल पे जाके चुनाव लड़ने के लिए, तो वो एसवी राजू ने कहा उसको इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि वो एक पार्टी का अध्यक्ष था, उसे चुनाव लड़ना नहीं, उसको चुनाव लड़वाना था। और बिना पार्टी के अध्यक्ष के कोई भी पार्टी जो कि मेजर पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसका चुनाव लड़वाना संभव नहीं होता। वो अलग स्थिति थी। कि ये ताहिर हुसैन क्या है? ताहिर हुसैन दंगाई है। इसके खिलाफ इस केस के अलावा एक यूएपीए का केस और एक पीएमएलए का केस और चल रहा है जिसमें इसकी जमानत हो नहीं सकती। तो ये जो केस जो है जिसको लेके आप यहाँ आए हैं, ये एकेडमिक केस है और इसमें इंटरिम बेल दिलवा के एक प्रेसिडेंट बनवाया जाना चाहता है जिससे कि जितने भी अंडर ट्रायल हैं उनको एक नया रास्ता मिल जाएगा इंटरिम बेल लेने का। जब भी हो, कहीं भी इलेक्शन हो, उसमें लगा दो अपनी एप्लीकेशन और फिर कोक शाम तो प्रचार करने जाएंगे। किसी को भी अगर पंजाब में इलेक्शन हो रहा हो, वो गुजरात में बैठा हो, उसको आप पंजाब में इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते। तो वो कहेगा कि साहब हमने पंजाब इलेक्शन में, गुजरात में बैठा हुआ व्यक्ति जो गुजराती है वो कहेगा साहब हमने पंजाब इलेक्शन में पर्चा भरा है और अब हमें जाना है वहाँ पर, हमको अलाउ कीजिए। तो आप तो एक प्रेसिडेंट बना रहे हैं। आपको ध्यान हो, ताहिर हुसैन वही है जिसके यहाँ जिसके यहाँ से पूरा का पूरा दिल्ली दंगा संचालित हुआ। लेकिन उसके बाद भी साहब जस्टिस एहसान अमानुल्लाह जो थे वो तो हर तरह का उन्होंने आर्ग्यूमेंट कर दिया, जो उनके जो वकील साहब अग्रवाल साहब थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। वो भी अमानुल्लाह साहब अपनी तरफ से कर रहे थे। वो कह रहे थे आप 5 साल से ट्रायल आप करा रहे हैं, 5 साल के ट्रायल में आपने आज तक केवल 5 आई विटनेसेस हैं, 5 में से आपने 4 आई विटनेसेस को ही एग्जामिन किया है और 4 में से 2 जो है वो हॉस्टाइल हो गए, 2 ने ही आपके पक्ष में बयान दिया है। तो भाई उन्होंने कहा इससे क्या हो गया? आप क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि चूंकि लंबा ट्रायल चल गया और 2 विटनेसेस हॉस्टाइल हो गई तो वो बरी हो जाएगा? उसके खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं, इतनी रिकवरी है उसके यहाँ से, उस कमांड सेंटर था उसका, एपी सेंटर था, उन्होंने कहा ये एपी सेंटर था उसका। तो साहब एहसान अमानुल्लाह साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि ये एपी सेंटर आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा भाई हब कह देते हैं, हब था।
अब जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। और ये जस्टिस अमानुल्लाह साहब ये वही हैं जिन्होंने बाबा रामदेव की हाजिरी पे हाजिरी लगा के और उनको पता नहीं क्या क्या कहा था। ये कहा था हम तुमको ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप केवल स्वयं अंदाज़ा लगाइए। नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो हो रहा था यह फेयर था, क्या ये फेयर प्रोसीडिंग्स थी। ये तो पंकज मित्तल साहब तो अड़ गए, उन्होंने कहा ना, मैं जस्टिस एहसान अमानुल्लाह से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है ये अलग से प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा और इसमें कोई अर्जेंसी भी नहीं है, इसमें इंटरिम बेल का कोई केस बनता नहीं है। तो फिर वो विचित्र स्थिति हुई जिसमें जस्टिस एहसान अमानुल्लाह ने एक आदेश लिखाया और जस्टिस पंकज मित्तल ने दूसरा आदेश निकाला। भरे कोर्ट में ये सब वाद विवाद हुआ, भरे कोर्ट में दोनों जजेस की आपस में ना इत्तेफाकी, असहमति स्पष्ट दिखी। और ये बड़े खेद की बात है कि ताहिर हुसैन जैसा अपराधी, जो कि सब मानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वो आम आदमी पार्टी का कॉरपोरेटर था। आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर रहते हुए उसने पूरा का पूरा जो दिल्ली दंगा था उसकी साजिश रची थी। वो किंग पिन था, वो इसका मुख्य साजिश करता था। ये सब जानते हुए भी जस्टिस एहसान अमानुल्लाह टेक्निकलिटीज़ की बात करते हुए कि साहब कब तक आप इसको ट्रायल करते रहोगे, और उन्होंने कहा भाई जितनी सज़ा है उसका आधा पूरा हो जाए तब बेल दे देना आप। ये नियम है नए BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तब कर देना। लेकिन उन्होंने उसको अपनी तरफ से तो रिहा कर दिया। भला हो जस्टिस पंकज मित्तल का, जिन्होंने अपना अलग ऑर्डर लिखा के और उसको डिसमिस कर दिया। और अब ये जो पूरा केस है या तो ये जाएगा चीफ जस्टिस के पास, जो या तो एक थर्ड जज अपॉइंट कर सकते हैं जो अलग से सुन के वो उसका जो ओपिनियन होगा फिर उसमें 2-1 हो जाएगा, आइदर दिस वे और दैट वे, और या फिर इस पर लार्जर बेंच भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अजीब सा सीन, अजीब सा वाक़या, अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ी। और मैं आप हमारे जो सुविज्ञ श्रोतागण हैं उनसे चाहूँगा कि वो इस पर टिप्पणी अवश्य करें। और ऐसा क्या है जो लिबर्टी के नाम पर इस समय, विशेषकर मैं कहूँगा कि उच्चतम न्यायालय लिबर्टी के नाम पर जो भी प्रसिद्ध अपराधी हैं, जी हाँ मैं जानबूझकर ये शब्द उपयोग में ला रहा हूँ, कि जो प्रसिद्ध अपराधी हैं उनके प्रति कुछ आवश्यकता से अधिक उदार दिखाई पड़ते हैं। ये जो उदारवाद है ये उदार मना के लिए तो उचित है, लेकिन हार्डन्ड क्रिमिनल, आदतन अपराधी, दंगे का अपराधी, हत्या का अपराधी, आतंकवाद का अपराधी, हवालेगिरी का अपराधी, ऐसे के साथ में खाली लिबर्टी के नाम पर इस तरह की बात करना क्या उचित है? क्या यह उच्चतम न्यायालय को शोभा भी देता है? इन सब बातों पर विचार करने की और हमारे दर्शकों को भी इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।